हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हमारी 11th क्लास की सीरीज़ चल रही है। वहाँ पे चैप्टर 1 हमने टोटली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। उसके बाद मैंने VSQ क्वेश्चंस यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में वीडियोस बनाए, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियोस बनाए। सब कुछ मैंने एक कंप्लीट सीक्वेंस में रखा है, सो आप देखिए। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे 1 शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, अभी कोई भी चैप्टर आपको रिवाइज करना हो तो उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करिए, क्योंकि मैं भी पढ़ाने का एक मेरा ट्रेडिशन है, मेरा एक सिस्टम है कि कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाना है तो वो टॉपिक वाइज प्रिपेयर करिए। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही शुरुआत की है। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ वेरी बेसिक टॉपिक, क्योंकि वो सेट थियोरी पे ही डिपेंड है। अगर मान लो कि 2 सेट है, एक है 1 2, दूसरा है 3 4। सो आई वुड लाइक टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B। सो ऑलवेज गिव यू दी ऑर्डर्ड पैर। ऑर्डर्ड पैर बोलते हैं उसको, यानी कि 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। A क्रॉस B है तो, लेकिन मैं B क्रॉस A ले लूँ तो भाई उल्टा हो जाएगा। 3 1 3 2 4 1 4 2। ठीक है, दूसरी बात कि A और B में एलिमेंट्स है, मान लो कि P है और B में Q है, तो A क्रॉस B में कितना आएगा? ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी भी पूछते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट का ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, अगर सेल्फ सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हो, ऐसे आपके सम्स है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक का सम्स नहीं लूँगा, पूरा का एक पूरा 1 शॉर्ट वीडियो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो मान लो कि भाई आप 1 2 1 2 करते हो तो कोई बात नहीं, सेम एलिमेंट्स के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अगर आपको 3 बार पूछे तो 1 1 1 2 2 1 2 2, फिर से एक बार आपको 1 2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि ऑलरेडी 4 एलिमेंट तो थे ही, उसके साथ 2 और मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 8 एलिमेंट हो गए। उसको आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप पढ़े हो प्रोबेबिलिटी तो हम वो हेड एंड टेल वाला कंसेप्ट लेते थे, एच 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 टी एच टी एच, वही वाला सिस्टम सेम बनने वाला है। 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। ठीक है, 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। ठीक है, so this is your cross product. After the topic 1 concept, it will be topic number 2, that is your relation. अभी समझो, वैसे तो ये वर्ड का मीनिंग आप निकाल सकते हो। रिलेशन तो बहुत सारे रिलेशन हम देखते हैं। अगर मैथ्स को थोड़ा साइड पे कर दे, सोशली हम देखें तो कई सारे रिलेशंस होते हैं। टेम्पररी रिलेशन होता है, परमानेंट रिलेशन होता है, टाइम बीइंग रिलेशन होता है। यानी कि टेम्पररी में क्या होता है भाई, चलिए आप कोई रोड से जा रहे हो और कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपने किसी से बातचीत की, या कोई चलो कोई रास्ते पे जा रहा है, 1-2 मिनट के लिए आपने बोल दिया, तो कोई वो पूरी ज़िंदगी आपको याद नहीं रखेगा। टाइम बीइंग है तो जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन, यानी कि 2 साल के लिए आप यहाँ पे पढ़ते हो, 3 साल के लिए आप पढ़ते हो, तो एक टाइम बीइंग रिलेशंस आपके टीचर्स के साथ हो जाते हैं। परमानेंट रिलेशन जो आपके ब्रदर मदर फादर सिस्टर, जो आपके अंदर रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशन बोलते हैं, वो परमानेंट रहने वाला है। ठीक है, सो रिलेशन ऐसे देखा जाए तो ये वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से तो ऐसे निकलता है, लेकिन मैथमेटिकली निकलता है तो मैथमेटिकली इट इज द सबसेट ऑफ 2 sets, subset of 2 sets A and B where it is A क्रॉस B, यानी कि इट इज द रिलेशन जिसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं R, कई बार SB बोलते हैं। सो इट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और A और B दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दिस इज द पैटर्न ऑफ रिलेशन। कई बार उसको हम ऐसे भी लिखते हैं,
सेट ही है तो सेम सेट से रिप्रेजेंटेशन होगा। लिस्टिंग मेथड यानी कि रोस्टर फॉर्म सेम, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि आपको कोई एक रिलेशन देंगे, मान लो कि एक मैंने रिलेशन लिया है, रिलेशन ऑलवेज आपको पैर का ही आंसर देंगे। सो मान लो कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। सो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका आप रोस्टर फॉर्म बनाओ, यानी कि y की वैल्यू यानी कि दूसरा नंबर पहले नंबर से एक ज़्यादा है तो 1 2 2 3 3 4 अप टू दी इंफिनिटी। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ रिलेशन। हाँ, रिलेशन कभी यूनिवर्सल सेट यानी कि ये नेचुरल सेट्स इनफाइनाइट्स भी बन सकता है, कभी ऐसा भी हो कि कोई रिलेशन आपको मिले ही नहीं, वॉइड भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारा जो रिलेशन का टॉपिक है यहाँ 11th साइंस में पार्ट 1 का है, फिर आपको 12th साइंस में रिलेशन बहुत बड़ा आएगा। सो इस अभी के लिए 11th साइंस के लिए इतना रिलेशन इनफ है। इसके जो सम्स है वो आप टेक्स्ट बुक में करिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि कितने रिलेशंस बनते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, हाउ पॉसिबल, हाउ मैनी पॉसिबल्स। सो नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 raised to pq। तो मैंने pq का बताया था, ठीक है, p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड q इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, यानी कि इतने रिलेशंस आर पॉसिबल अगर दो सेट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो। अभी दूसरे इसमें एक कंसेप्ट पूछते हैं कि अगर कोई रिलेशन आप रोस्टर फॉर्म में क्रिएट करो, फिर उसके बाद आपको डोमेन और रेंज पूछेंगे, तो एकदम सिंपल है भैया, कुछ भी नहीं है इसमें। डोमेन मीन्स व्हाट, अगर आपकी पैर्स आ गई, ये दिस इज ऑर्डर्ड पैर, सो ऑर्डर्ड पैर में जो लेफ्ट वाले नंबर्स है दैट आर योर डोमेन्स, यानी कि लेफ्ट नंबर्स ऑफ पैर। ठीक है, और रेंज जो है वो राइट वाले नंबर है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन शॉर्ट में याद रखने के लिए ये इनफ है। डोमेन एंड रेंज दो ही चीज होती है, ठीक है, रिलेशन में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फंक्शन। अभी जो फंक्शन है वो हमारा कोई इवेंट या ऐसा वाला फंक्शन नहीं है जो बर्थडे पार्टी वाला फंक्शन या मैरिज फंक्शन बोलते हैं। अ स्पेसिफिक रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक रिलेशन, अभी मैंने बताया कि रिलेशन बहुत बड़ी चीज़ है, 2 raised to pq में आता है, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो यह याद रखना VSQ के लिए कि ऑल द रिलेशंस आर नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। बराबर है, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन आ रहा है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, वैसा वाला है। अभी देखना है कि कौन से वाले रिलेशंस फंक्शन बनते हैं, तो उसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मान लो कि अ फंक्शन फ्रॉम a to b is said if every element of A belongs to A सेट यानी कि पहला वाला सेट का सारे के सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ A देयर इज यूनिक B। if for every element there is unique B belongs to B, ठीक है, is called the function, जिसको हम लिखते हैं सिंबॉलिकली A to B। मीन्स के A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट के साथ जुड़े होने चाहिए। अभी उसका एक खेल है, एक मजे वाली स्टोरी है, वो समझ लो पहले आप, ठीक है। चलो एकदम बढ़िया वाला कंसेप्ट सिखाता हूँ, कोई भी आपको कंसेप्ट सिखाएगा नहीं, और ये कंसेप्ट के साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन से रिलेशन फंक्शन है। उसके लिए एक बढ़िया वाला एग्जांपल है। मान लो कि ए साइड है हमारे छोटे बच्चे,
ठीक है, और बी साइड है हमारे उसके फादर या अंकल। ठीक है, मान लो कि एक कॉलोनी में रहते हैं। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये चिंटू के कोई एक ही फादर होंगे, लेकिन बाकी तो उसके लिए अंकल ही होने वाले। तो अगर एक कॉलोनी में चिंटू रहता है तो रिलेशन तो सबके साथ बनाएगा, यानी रमेश, सुरेश, महेश, जयेश के साथ, सभी से के साथ पहचान तो है, इन सभी लोगों को सभी लोगों के साथ पहचान है, लेकिन फादर तो कोई एक ही होता है। सो ये चिंटू जो है, मान लो कि भाई सुरेश का बच्चा है, मिंटू है वो महेश का बच्चा है, गोलू मान लो भी महेश का बच्चा है, और भोलू जो है वो जयेश का बच्चा है। यानी कि दिस इज ए साइड इज द लिस्ट ऑफ सन्स। सो सन्स में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई बाप ना हो। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज यूनिक बी। आपको पता ही है एक बच्चे का एक ही बाप होता है, यानी कि ये चिंटू है उसके सुरेश ही। अगर आप ऐसा बोलोगे सर चिंटू को रमेश दे, नहीं पॉसिबल है मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल है, हंसना मत। हाँ भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चिंटू को आप सुरेश भी दो और रमेश भी दो, क्योंकि वो फंक्शन नहीं होएगा। रिलेशन होएगा लेकिन फंक्शन नहीं होएगा। यानी कि चिंटू सुरेश के साथ है। हाँ, अगर आप बोलोगे तो सर ये दोनों, हाँ हो सकते हैं ना, ये चारों के चारों बच्चों किसी और के भी हो सकते हैं, है तो इसके यूनिक फादर ही। हाँ, दूसरी साइड आप देखो कि बी में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि बी में सारे के सारे एलिमेंट्स आपको रिलेशन में आने चाहिए, क्योंकि ये रमेश रह गया तो चल जाएगा, फंक्शन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लिस्ट है, जो एलिमेंट्स है, अब इसको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ मैथमेटिकली। ये तो हमने एग्जांपल लिया, मान लो कि भाई ए बी सी है और यहाँ पे उसको 1 2 3 के साथ मैप करना है, तो ए को 1 दो, बी को 2 दो, अगर सी को भी आप 1 दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बाकी रहेगा तो चलेगा, लेकिन सी बाकी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि कोई भी बच्चा बिना बाप का नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भाई बिना बच्चे वाला है तो चलेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन टू फंक्शन। रिलेशन से फंक्शन कैसे बनाएंगे उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कई सारे सम्स में आपको ऐसे बोलेंगे। मान लो कि एक ऐसा सम आया 1 2 1 4 2 4 3 6, बोलेंगे ये लोग कि ये रिलेशन फंक्शन है। नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चा है 1 नंबर का, उसके 2 बाप, सो ये 2 बाप हो गए, यानी कि ये वाला फंक्शन नहीं है। अगर इसको निकाल दूं मैं तो अभी है, क्यों तो 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ चल जाएगा। सो दिस इज अ फंक्शन। समझ में आया? ये कंसेप्ट एकदम तैयार रखना, टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, कई बार आपको VSQ में भी पूछेंगे। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल डिस्कशन ऑफ टॉपिक 3 देन विल गेट थ्रू फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ, इसके बेस पे क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन ये आपको फंक्शंस आने चाहिए, क्योंकि ये फंक्शंस के हिसाब से आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड डिपेंडेंट है। उसके लिए फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए, आइडेंटिटी फंक्शंस का पैटर्न होता है f(x) = x, यानी कि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, जो भी कुछ आप डालो वो आना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसे होता है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइन जो 45 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड होती है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज y = x लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन है। ओके, हाँ, कई बार इसका डोमेन भी पूछते हैं। सो डोमेन इज R, रेंज भी R है, क्योंकि जो कुछ भी नंबर आएगा वो डायरेक्ट वही नंबर आने वाला है। सेकेंड नंबर इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका आंसर कांस्टेंट ही रहेगा, C यानी कोई भी कांस्टेंट, तो उसका जो ग्राफ है वो फिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी। ठीक है, इट इज़ द पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको काम में लगेगा। और डोमेन होता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन जो रेंज है वो फिक्स वैल्यू है, दैट इज योर C ओनली। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है, वैसे तो रैशनल फंक्शन है, लेकिन
रैशनल फंक्शन में बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, इतना होना चाहिए कि भाई एक्स जो नीचे वाले है क्यू ऑफ एक्स वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंडेंसी है बेस्ड ऑन डिग्री, कितने डिग्री का है क्या है वो अभी आपको 11-12 स्टैंडर्ड में नहीं है, हायर स्टडीज़ में जब आप जाओगे तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा। हाँ, डोमेन भी ऐसा होगा, मैंने पहले ही बोला कि आप रियल नंबर लो, लेकिन ऐसे एक्स जो आपको नीचे ज़ीरो कर दे वो निकाल दो। ठीक है, ऐसे 2-3 सम्स आपके टेक्स्ट बुक में भी है और एक्स्ट्रा भी पूछते हैं कि जब कभी भी मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन है, दिस इज रैशनल, तो इसका डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर तो होगा लेकिन 1 और -1 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये नीचे ज़ीरो हो रहा है। सो रैशनल फंक्शन का अभी इसका रेंज हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग रेंज होते हैं। डोमेन फिक्स है, डोमेन में आर आएगा लेकिन नीचे वाले ज़ीरो एक्सेप्ट दी पॉइंट्स कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 इज मॉड्यूलस फंक्शन। यस, मॉड्यूलस फंक्शन का पैटर्न है दिस इज, अभी बच्चों को पता तो होगा क्योंकि कई सालों से पढ़ते हो आप कि अगर -2 रखूँ तो 2 हो जाएगा, 2 रखूँ तो 2 हो जाएगा, लेकिन उसकी पैटर्न ऐसी है भाई कि x वेयर x इज पॉजिटिव, नेगेटिव तो -x, 0 तो 0। ठीक है, इसलिए -2 का 2 क्या हो रहा है, बिकॉज -+2 हो रहा है। उसका ग्राफ जो होता है वो अच्छा एक पैटर्न वाला है, कभी भी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली है। सो दिस इज योर वन टाइप ऑफ ग्राफ, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ रेज। क्या बोलते हैं उसको? पेयर ऑफ रेज। ऑन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए उसका डोमेन जो है वो कोई भी नंबर हो, लेकिन रेंज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5 सिग्नम फंक्शन। बहुत ही बढ़िया, उसका पैटर्न ऐसा है सिग्नम्स यानी कि सिग्नेचर पे डिपेंड, यानी कि कोई भी आप पॉजिटिव लो उसका 1 ही रहेगा कांस्टेंट, अगर नेगेटिव लो नंबर तो उसका आंसर -1 रहेगा, अगर 0 लेते हैं तो 0 रहेगा। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो, अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो सो ऑलवेज आंसर इज 1, लेकिन 1 नहीं चाहिए, ऐसा आएगा। नेगेटिव लेते हो तो आंसर -1 और 0 लेते हैं तो 0। यहाँ पे हम होल क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 0 के आगे 1 नहीं आएगा, यानी 0 के लिए 0 आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू हो इसका आंसर 1 और -1 आएगा। इसका डोमेन क्या होएगा? डोमेन तो आप कुछ भी ले सकते हो, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रेंज है, रेंज इज ऑलवेज फिक्स नंबर -1, 0 एंड 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स में। मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, और कई बार उसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, सिंबल इज लाइक फ्लोर, ये ऐसा पैटर्न होता है, कई बुक्स में आपको ऐसा भी बोलेंगे। ठीक है, वैसे होता क्या है, 2.5 का आंसर यानी कि 2.5 से कम लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2, 3.5 का यानी 3, 0.5 का 0। हाँ, लेकिन -1.2 का लो तो -2 आएगा, -1 नहीं आएगा, क्योंकि -1.2 से नीचे जाओगे तो आपका मेन नंबर आएगा -2। ठीक है, क्योंकि आपको -1.2 से ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लोगे तो माइनस, वैसे ही -0.5 लोगे तो आंसर आएगा -1। वैसा ही है नेक्स्ट सीलिंग फंक्शन, उसका उल्टा। क्या? उसका उल्टा, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू सीलिंग। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ सीलिंग ही नाम है।
मान लो कि आप 2.5 लेते हो तो 2.5 से बड़ा आंसर और लोएस्ट इंटीजर तो 3.5 से यानी 4 आएगा, ठीक है, जो लेना है। 0.5 ले रहे हो तो 0.5 का आंसर आएगा 1। -1.2 का ले रहे हो सीलिंग तो यहाँ पे -1 आएगा, और -0.5 का ले रहे हो तो फिर उससे क्या जाना है, मुझे आगे जाना है, यानी कि राइट हैंड साइड जाना है, तो आंसर आएगा 0। सो दिस इज योर बॉक्स फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है वो एकदम मस्त है, समझ लो। चलिए 1 2 3 1 2 3 -1 -2। चलिए हाँ, ये तो मैं स्केल के साथ नहीं ले रहा हूँ, -1 -2 एंड -3। चलो येलो मैं बनाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ठीक है। तो 0 to 1 का आंसर क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है, तो 0 लेना है, 1 नहीं लेना है। तो ऐसा हम करेंगे, होल रखेंगे, यानी कि वो 1 नहीं लेना है। 1 से 2 का आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1 से 2 का आंसर कोई भी आप x में लो तो आंसर आता है 1। 2 से 3 का आंसर आता है ऑलवेज 3। वैसे आप नेगेटिव में भी जा सकते हो, -1 to 0 का आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि आप -0.5 लिया तो क्या आया, मैंने पहले ही बोला -1 आया। -2 से आप जा रहे हो -1 के बीच में, यानी कि -1.5 लो, -1.7 लो, लिया था ना हमने, तो -2। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी आपको सीलिंग फंक्शन का ग्राफ चाहिए तो उसका उल्टा होने वाला है, यानी कि 0 to 1 में से आंसर हो जाएगा उसका 1, ठीक है, और -1 to 0 में उसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 0 चलिए 0 to 1 मैं ले रहा हूँ, उसका आंसर क्या, 0 to 1 में आंसर हो जाए, 0 नहीं लेना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर 1 to 2 के बीच में आएगा आंसर 2, ये 1 नहीं लेना है, यानी यहाँ पे होल और यहाँ पे डार्क, यानी इसके आगे जाएगा 2 के 3 के बीच में आंसर आएगा, इसको होल लेना है और 3, ठीक है। वैसे ही ऐसा आएगा, ये इसमें आएगा ये, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सीलिंग फंक्शन ग्राफ। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में है, एक बार देख लीजिए, लेकिन जब कभी भी आपको रिवीजन करना है तो ये बेस्ट वीडियो आपको साबित होने वाला है। और एक पोर्शन मैंने बाकी रखा है, वो मैं ये वीडियो में नहीं लूँगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो है फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। कई बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, लेकिन मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ, उसके लिए अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।